अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तक हम अकाउंटिंग में छह चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें फंडामेंटल्स हो गए, प्राइमरी बुक्स हो गई, ट्रायल और लेजर हो गया, एक्रूवल प्रीपेमेंट भी हो गई, बैड डेट्स भी हो गए, डेप्रिसिएशन भी हो गई। और जाहिर है कि ये इंट्रोडक्शन लेवल के टॉपिक्स हैं, तफसील से हम कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है इन्वेंट्री से मुतल्लक, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस नौयत से है कि इसने अब आगे आपके साथ काफ़ी दूर तक जाना है। और ना सिर्फ ये चैप्टर नंबर 7 के लिए इन्वेंट्रीज के तौर पे अहम है, बल्कि चैप्टर नंबर 8 के लिए और 9 के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस चैप्टर को हम आज इंशाल्लाह इसका आगाज कर रहे हैं। पेज 237, इन्वेंट्रीज। पहली बात तो ये कि इन्वेंट्रीज का मीनिंग क्या है। जब हम कहते हैं कि हम चैप्टर इन्वेंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें लफ्ज़ इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। आम जुबान में, आम अकाउंटिंग में भी ऐसी चीजें जो कंज्यूमेबल नेचर की हों या सेलेबल या ट्रेडेबल नेचर की हों, जब वो आपके पास मौजूद हों, पड़ी हों, तो उनको इन्वेंट्रीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, जाहिर है रॉ मटेरियल बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, कंज्यूम करने के लिए खरीदा। उसको आप कंज्यूम करेंगे और उससे चीजें बनाएंगे और फिर उन चीजों को बेचेंगे। तो ये रॉ मटेरियल क्या है? ये आपकी इन्वेंट्री है। इसी तरह जो चीजें तैयार पड़ी हैं, फिनिश्ड फॉर्म में पड़ी हैं, तैयार हालत में पड़ी हैं, जिनको आपने सेल करना है, वो भी इन्वेंट्री है। इसी तरह आपके पास कोई स्टोर स्पेयर्स पड़े हुए हैं, लूज टूल्स पड़े हुए हैं, जिनको आपने अपने बिजनेस प्रोसेसेस में यूज करना है। लेकिन जब आपके पास इतनी मशीनें पड़ी होती है ना, यानी आपने पूरी पूरी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, तो उन फैक्ट्रियों में जो इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं, उनको कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं। वो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो स्पेयर पार्ट पहले से खरीद, ताकि जब कभी मशीन में कोई खराबी आए या जब कभी मशीन का कोई पार्ट बदलना हो, तो ये ना हो कि उस वक्त हम बाजार खरीदने के लिए जा रहे हैं और पीछे से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई हो। तो फैक्ट्री को चलते रहने के लिए फिर वो पार्ट्स वगैरह की कुछ इन्वेंट्री, यानी कुछ माल पहले से इकट्ठा करके रख लिया जाता है। तो जब कभी कोई खराबी को पैदा होती है, तो उस वक्त क्या करते हैं कि उसको स्टोर में से निकालते हैं और मशीन घंटे आधे के लिए बंद करते हैं और उसका चीज बदल के फिर फैक्ट्री चला देते हैं या उस मशीन को चला देते हैं। तो इससे ये होता है कि बजाय पूरा दिन फैक्ट्री बंद रहे या 4 दिन बंद रहे, वो घंटे 2 घंटे के लिए बंद होती है और काम फिर चल पड़ता है। तो ये जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स आपने रखे हैं, ये भी इन्वेंट्री है। इसी तरह इसी तरह जो क्या कहना चाहिए उसे, क्या कहना चाहिए अभी बताता हूँ। इसी तरह जो बिजनेस में कंज्यूमेबल मजीद चीजें हो सकती हैं, मसलन एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में मशीनों को ऑयलिंग करने के लिए लूब ऑयल पड़ा होगा। जैसे गाड़ियों में लुब्रिकेंट ऑयल डलता है, ऐसे मशीनों में, जनरेटर में ये लूब ऑयल वगैरह डलते हैं। जैसे आपके पास जनरेटर है, तो आपने जनरेटर के लिए डीजल कोई 500,000 लीटर एक साथ इकट्ठा लेके रख लिया है। बजाय इसके ऐसा तो नहीं होगा कि आज बिजली चली गई है तो पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं कि जाके 100 लीटर ले आओ। वो पहले से 1000 लीटर लेके रखा हुआ होगा और जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें से इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये बेतहाशा ऐसी चीजें हैं जो कि आपने पहले से इकट्ठी लेके रख छोड़ी होती हैं। ये सारी चीजें इन्वेंट्री हैं। तो मैंने ब्रॉडली इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है। ये चीजें या तो हेल्ड फॉर
कंजम्पशन होती हैं या हेल्ड पर सेल होती हैं? मोस्टली ऐसे ही होगा कि आपको चीजें जो मिलेंगी या तो वो इस्तेमाल करने के लिए पड़ी होंगी या वो बेचने के लिए पड़ी होंगी। अब ये जो हेल्ड फॉर कंजम्पशन आइटम्स हैं, इसमें जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि लूज टूल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, फ्यूल है, ठीक है, लूब ऑयल है, ये सारी हेल्ड फॉर कंजम्पशन आइटम्स हैं। अच्छा, हेल्ड फॉर सेल के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे फिनिश्ड गुड्स हैं, सेल करनी है। अच्छा, और इन फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस है। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? वो माल जो भी अंडर प्रोसेस है, जिसने अभी फिनिश गुड बनना है। यानी मिसाल के तौर पे समझते हैं, फर्ज कीजिए कि आप फर्नीचर तैयार करते हैं, तो आपका फर्नीचर का बिजनेस है। तो एक तो वो है जो रॉ हालत में आपके पास पड़ी हुई है, यानी वो दरख्त का पूरा दरख्त ही पड़ा हुआ है, वो जिसको टिम्बर कह देते हैं या लंबर भी लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पूरा दरख्त पड़ा हुआ है आपके पास, ये रॉ लकड़ी है, ये रॉ मटेरियल है। अच्छा, फिर आपने उस लकड़ी की कटाई कर ली, तख्ते बना लिए, तख्तों से अब आप उसकी कोई टेबल बना रहे हैं। अभी वो इनकम्प्लीट टेबल है, तो वो क्या चीज है? वो वर्क इन प्रोसेस है। ये चीजें अभी इन प्रोसेस हैं। अच्छा, फिर वो टेबल मुकम्मल हो गया, पॉलिश हो गया, तैयार हो गया, वो बिकने के लिए रेडी है, तो वो फिनिश गुड हो गया। तो हम एक बिजनेस में ज्यादातर जो इन्वेंट्रीज हमें नजर आती हैं वो इसी तरह की होती हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप अगर याद करें तो शुरू से जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं उसमें हम हैं, तो हम उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं? परचेजेस डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। ये जो परचेजेस हमने डेबिट किए हैं, ये दरअसल क्या है? इन्वेंट्री है। तो ये जो चैप्टर है, ये दरअसल जब हम कहते हैं कि ये इन्वेंट्री को डील कर रहा है, तो ये बेसिकली इन चीजों को डील कर रहा है। तो जो गुड्स आप खरीदते हैं बेचने के लिए, वो आपकी इन्वेंट्री है। तो IS2 या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बेसिकली इसी को ही डील करता है, और हम इसी की अकाउंटिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि इन्वेंट्री को हम क्या कहेंगे? ये एक एसेट है। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो मैं एसेट्स में, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को एक एसेट के तौर पे दिखाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितनी अमाउंट से दिखाऊंगा? तो IS2 ये बताता है कि इन्वेंट्रीज आर मेयर्ड, उनको मेयर किया जाता है, उनकी वैल्यू ली जाती है, आर मेयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। यानी यहाँ NRV से मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
यानी हम ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास साल के आखिर में जो माल बचा पड़ा है यानी इन्वेंट्री, वो तुमने कितने का लिया था, उसकी कॉस्ट क्या थी, एक तो वो देख लो, और ये देख लो कि अगर तुम इसको बेचो तो नेट तुम्हें पैसे रिकवर कितने होंगे। जो लोअर अमाउंट है इतने पे तुम्हें इस इन्वेंट्री को शो कराना। क्यों, इसको समझते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपने कुछ चीजें खरीदी हैं, गुड्स खरीदी हैं 10 लाख रुपए की, और ये सारी की सारी आपके पास पड़ी हुई हैं, आपके गोदाम में पड़ी हुई हैं, साल खत्म हो गया। अब मुझे ये तय करना है कि क्या मैं ये चीजें 10 लाख रुपए पे ही दिखाऊं। तो स्टैंड कहते हैं कि दफा चेक कर लो कि जब तुम ये बेचोगे तो बिकेंगी कितने की। मैंने कहा यार अगर मैं इसको बेचूं तो ये 10 लाख रुपए की जो चीज है ना, ये 15 लाख रुपए की बिक जाएगी। अलबत्ता इसको बेचने के लिए मुझे लाख एक रुपए का खर्चा भी करना पड़ेगा, किसी को कमीशन वगैरह देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है नेट मुझे 14 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा। तो जब मैं इसकी एनआरवी देखूंगा यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो वो क्या आएगी, वो 14 लाख रुपए आ जाएगी। जबकि इसकी जो कॉस्ट है वो होगी 10 लाख रुपया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अच्छा ठीक है, 10 लाख रुपए की चीज है और 14 लाख रुपए की बिक जाएगी, तो ठीक है, नुकसान कोई नहीं है, तुम इसको 10 लाख पे ही रहने दो जितने की तुमने खरीदी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने चीजें 10 लाख रुपए की खरीदी थी नवंबर में, दिसंबर में जब मेरा ईयर एंड हुआ तो इन चीजों की मार्केट गिर गई हुई है, और ये चीजें जो मैंने 10 लाख की खरीदी थी ये आज बेचने जाऊं तो 7 लाख रुपए की बिकती हैं, और 7 लाख का बेचने के लिए भी पहले 50,000 खर्चा करना पड़ता है। इसका मतलब है कि नेट मुझे तो 6.5 लाख रुपए मिलेगा। तो फिर अब मैं आज क्या करूं, मैं कहूंगा कि अच्छा मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू है 6.5 लाख रुपया एनआरवी, और उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपया। तो किस अमाउंट पे दिखाऊं, विच एवर इज लोअर, 6.5 लाख रुपया। अब मैं इसको 6.5 लाख पे क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूं। तो भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो यही है ना कि ये चीजें 6.5 लाख रुपए की हैं। अगर आपने एक चीज खरीदी थी 10 लाख रुपए की, लेकिन आज उसकी वर्थ 6 लाख रुपए रह गई है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो यही है कि ये चीज भाई 6 लाख रुपए की है मेरे पास। मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि वो 10 लाख रुपए की है, हालांकि मैंने खरीदी 10 लाख की थी। तो स्टैंडर्ड ने फिर ये कह दिया कि आपने इन्वेंट्री को मेजर करना है एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एक ख्याल ये जहन में आ सकता है कि यार अच्छा एक चीज मैंने 10 लाख की खरीदी और अब उसकी वैल्यू गिर गई है और वो 6,50,000 की रह गई है, तो मैंने एसेट को कम करके 650 पे दिखा दिया और 3.5 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया। लेकिन अगर ये 10 लाख वाली चीज 15 लाख की बिक सकती है तो फिर 15 पे क्यों नहीं दिखाते। ये भी तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ही है ना कि भाई मेरे पास 15 लाख की चीज पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कैच ये है कि अगर मैं इसको 15 लाख पे दिखा दूंगा तो 5 लाख रुपए का मुनाफा बुक हो जाएगा। चीज अभी बिकी है नहीं और मुनाफा पहले बुक हो गया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसीलिए चीज को बिके बगैर मुनाफा बुक करने की इजाजत नहीं है। लिहाजा असूल ये हो गया कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का टेस्ट लगाना है। सो जब भी हमारा साल खत्म होगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है और उस इन्वेंट्री की एनआरवी क्या है, और विच एवर इज लोअर उतने से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जब हम ये एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला लिखे देता हूं। एनआरवी का फार्मूला है एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमारे पास एनआरवी आ गई। यानी जो चीज मेरे पास पड़ी हुई है, हो सकता है उसको भी मुकम्मल करने पे कोई पैसे लगेंगे। मसलन फर्ज कर लें कि मेरे पास बल्क में सीमेंट पड़ा हुआ है, बल्क में
ढेरों ढेर सीमेंट पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ यार बिकता तो ये बोरी में डाल के है, इसका मतलब अभी ये इसको कंप्लीट करने यानी बोरी बनाने में कुछ पैसे लगेंगे। तो मेरे पास जो सीमेंट खुला सीमेंट पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ यार इसको पहले तो बोरियों में कन्वर्ट करना है। तो बोरी बनाने के लिए मुझे लेट से 50 रुपए लग जाएंगे, बोरी बोरी का खर्चा, तो बोरी बनाने में 50 रुपए लग जाएंगे। उसके अलावा जिसके जरिए बेचूंगा वो कमीशन लेगा, 30 रुपए कमीशन भी ले जाएगा वो, और फिर ये एक बोरी 700 रुपए की बिक जाएगी। इसका मतलब है कि नेट मुझे तो 600, यानी जब मैं 700 रुपए की बोरी बेचूंगा तो 700 की बोरी बेचने के लिए पहले मुझे बोरी पे खर्चा करना पड़ेगा 50 रुपए का, फिर मुझे 30 रुपए कमीशन भी देना पड़ेगा, फिर जाके मुझे 700 मिलेगा। तो इसका मतलब नेट आज खुली हालत में जो सीमेंट पड़ा हुआ है इसको अगर मैं बेचूं तो नेट मुझे कितने पैसे रिकवर होंगे, 620 रुपए। ये बन जाएगी एनआरवी। और इसकी कॉस्ट फर्ज कर लीजिए कि कॉस्ट है 500, तो 500 और 620 विच एवर इज लोअर, 500, कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन हो सकता है कि इसकी कॉस्ट होती 640, फिर मैं कहता कि भाई 640 कॉस्ट है और 620 एनआरवी है, इसका मतलब 20 रुपए मुझे नुकसान हो गया है। मैं अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कम करता और 20 रुपए से नुकसान रिकॉर्ड करता। ये असूल है इन्वेंट्री को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट करने का, कि उसको किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं, नुकसान हो गया ना, चीज की कीमत गिर गई है, नुकसान तो हो गया। यानी देखें, आपने एक लैपटॉप खरीदा लाख रुपए का, हफ्ते बाद आपको पता लगा कि ये लैपटॉप का मॉडल जो है ना बुरी तरह फ्लॉप हो गया और ये अब 40,000 से ज्यादा की इसकी वर्थ नहीं है। हालांकि आपने तो लाख रुपए ही दिए है, लेकिन अब उस चीज की वैल्यू तो 40,000 रह गई है, नुकसान तो हो गया। बिल्कुल ऐसी है, जब बढ़ी तो मुनाफा भी हो ही गया है, लेकिन मुनाफा जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक रिकवर नहीं हो रहा, रियलाइज नहीं हो रहा। मुनाफा तो तभी बुक करूंगा ना जब रियलाइज हो जाएगा, जब एक्चुअली अकर हो जाएगा। मुनाफा तो अभी तक अकर नहीं हुआ, नुकसान अकर हो गया। देखें, किसी चीज की कीमत गिरने से नुकसान हो जाता है, लेकिन मुनाफा तो तभी होता है जब वो एक्चुअली सेल होती है। तो ये फर्क तो बहरहाल मलूज़े खातर रखा जाएगा। ओके, तो एनआरवी हमने निकाल लिया। अच्छा, अब एनआरवी निकालते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, एनआरवी आइटम बाय आइटम बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। आइटम बाय आइटम बेसिस पे, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास एक आइटम है ए, एक आइटम है बी, एक आइटम है सी और एक आइटम है डी। फर्ज करें इसकी कॉस्ट है 5,000 और इसकी एनआरवी है 6,000। इसकी कॉस्ट है 4,200 और इसकी एनआरवी है 3,800। इसकी एनआरवी है 10,000, कॉस्ट है 10,000 और इसकी एनआरवी है 10,500। ये आइटम है 1,000 रुपए की और इसकी एनआरवी है लेट से 800 रुपए की। अब अगर मैं देखूं तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 5 और 4 9,200 और 10 19,200 और 1 20,200। और टोटल एनआरवी कितनी है, 800 जमा 10 500 11 300 और 12 100 और 15 100 और 21 100। अब मैं देखूं तो 20,200 और 21,100 विच एवर इज लोअर, 20,200। लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि जब एनआरवी एनालाइज की जाएगी तो चीजों को अलग अलग करके देखी जाएगी। किसी चीज में कीमत घटी होगी, किसी चीज में कीमत बढ़ी होगी। तो जब कीमत घटी होगी तो नुकसान तो रिकॉर्ड होना है, लेकिन जब बढ़ी होगी तो मुनाफा रिकॉर्ड नहीं होना, इसलिए इसको अलग अलग देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम लोअर अमाउंट जो है वो अलग अलग देखेंगे आइटम बाई आइटम बेसिस पे। 5,000 और 6,000 विच इज लोअर, 5,000, 42 और 3800, 3800, 10,000 10,500, 10,000 और 1,000 और 800, 800। और अब इसका टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 5 3 8 10 18 और 19,600।
तो हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 19,600 से इन्वेंट्री दिखाएंगे, बाकी के नंबरों से नहीं दिखाएंगे। तो जब आपने एनआरवी एनालिसिस करना है तो वो आइटम बाय आइटम बेसिस पे किया जाएगा। ओके। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आइटम तो एक ही होती है लेकिन उसकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं। मसलन फर्ज कीजिए कि आपने एसी बनाए हैं, एसी का कोई मॉडल है, फर्ज कर लें मॉडल है 18H502, फर्ज कर लें ये मॉडल है। इस मॉडल के आपने 100 एसी तैयार किए हैं, ये एक ही आइटम है ना। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि हर आइटम हर एसी पे अलग अलग एनआरवी एनालिसिस करूंगा, वो एक ही जैसे 100 एसी हैं तो मैं एक ही दफा 100 के 100 एसी पे इकट्ठा कॉस्ट एंड एनआरवी अप्लाई कर दूंगा। अलबत्ता ये मुमकिन है कि मैं कहूं कि इसमें से 15 एसी डैमेज हो गए हैं और 85 गुड है। अब हालांकि चीज एक ही है लेकिन असल में ये दो अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि गुड यूनिट और डैमेज यूनिट एक बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग एनआरवी से गुजारूंगा। तो मैं 85 यूनिट की कॉस्ट एंड एनआरवी अलग टेस्ट करूंगा और इन 15 यूनिट की कॉस्ट एंड एनआरवी अलग टेस्ट करूंगा। तो ये असूल हमें ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट एंड एनआरवी का टेस्ट है ये आइटम बाय आइटम बेसिस पे लगेगा और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर अलग अलग एनआरवी एनालिसिस अप्लाई किया जाएगा। यहां तक बात ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होती है, यानी इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। उसके लिए इन्वेंट्री के दो में से किसी एक मेथड को हमें चूज करना पड़ता है। पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पहले हम दोनों सिस्टम की ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और फिर इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। ये दोनों टेक्निक से जवाब एक ही आता है, ध्यान में रखिएगा। ये एक ही काम को करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे आप याद करें तो हमने ये कहा था कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको उठा के हम किधर ले जाते हैं, एसओसीआई में, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है उसको उठा के किधर ले जाते हैं, उसका जो डिफरेंस निकलता है बैड डेट से। तो प्रोविजन का जो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस होता है वो उठा के हम बैड डेट में ले जाते हैं और फिर बैड डेट को एसओसीआई में ले जाते हैं। हम यूं भी तो कर सकते थे कि हम बैड डेट्स को उठा के प्रोविजन में ले आते और फिर प्रोविजन का जो डिफरेंस होता है वो उठा के एसओसीआई में ले लेते। जवाब एक ही आना था और ये हमने करके देखा था उस वक्त। तो दरअसल किसी काम को करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, रिजल्ट उनका सेम आ सकता है। तो ये जो इन्वेंट्री के रिकॉर्डिंग के सिस्टम्स हैं ये भी दो अलग अलग सिस्टम हैं लेकिन इनका रिजल्ट एक ही होता है। ये सिर्फ यानी तरीकाकार है, मेथडोलॉजी है कि एंट्री ऐसे भी डाली जा सकती है और एंट्री ऐसे भी डाली जा सकती है। पहले तो दोनों की डेफिनेशन, ये दोनों की मीनिंग समझ लें। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या कहता है? पीरियोडिक सिस्टम ये कहता है कि इन्वेंट्री का हिसाब पीरियोडिकली रखा जाएगा, हर रोज नहीं रखा जाएगा। यानी अब आपने शुरू से अब तक जो अकाउंटिंग पढ़ी है ना वो दरअसल पीरियोडिक ही पढ़ी है। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं? परचेजेस टू पेएबल, लेट्स से 100 मिलियन से। क्या आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की? नहीं, आपने परचेजेस रिकॉर्ड की। इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं खोला आपने, परचेजेस का अकाउंट खोला। अच्छा, फिर इसमें से कुछ चीजें बिक गई तो क्या एंट्री डाली? कैश या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कुछ चीजें बिकी हैं, लेट्स से 70 मिलियन की। क्या इन दो एंट्रीज के नतीजे में
आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस वक्त मेरे गोदाम में इन्वेंट्री पड़ी कितनी है, माल पड़ा कितना है? नहीं बता सकते। आप ये बता सकते हैं कि हाँ यार माल खरीदा 100 मिलियन का था, इस वक्त गोदाम में कितना पड़ा हुआ है ये नहीं बता सकते। ये नहीं, इन्वेंट्री आप नहीं बता सकते कितनी पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा, फिर आपने कुछ और माल खरीद लिया, फर्ज करें 175 मिलियन का, और फिर आपने कोई माल बेच दिया, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताएं गोदाम में माल कितना पड़ा हुआ है, अभी भी नहीं बता सकते आप। यानी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आप बना ही नहीं रहे हैं, आप तो ये बता रहे हैं बस खरीदा क्या है बेचा क्या है। अच्छा, ये काम आप करते रहेंगे सारा साल, परचेज सेल की एंट्रियां डलती रहेंगी। जब साल का खात्मा होगा यानी पीरियड एंड होगा, आप गोदाम में घुसेंगे, लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या माल पड़ा हुआ है, उसकी बना लेंगे लिस्ट। तो फलानी कुर्सी पड़ी है, फलाना एसी पड़ा है, फलानी चीज पड़ी है, फलानी चीज उसके आगे उसकी कीमत लिख लेंगे कि ये कितने कितने की खरीदी थी, और टोटल कर देंगे, पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। अब आप कहेंगे अच्छा हमने 100 मिलियन का माल खरीदा था और अभी इस वक्त 23 मिलियन का माल गोदाम में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है बाकी किधर गया, बिक गया होगा। तो हमने कहा अच्छा इस तरह करो, ये जो तुमने परचेज की थी 100 मिलियन की, इसमें से 23 मिलियन को साइड पे कर दो एज इन्वेंट्री, ये माल बचा पड़ा है। क्या एंट्री डालेंगे, इन्वेंट्री डेबिट 23 मिलियन से टू परचेजेस क्रेडिट 23 मिलियन। बाद परचेजेस की जगह लफ्ज कॉस्ट ऑफ सेल भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस एंट्री से हमने क्या किया है, हमने परचेजेस में से 23 मिलियन बाहर निकाल के किधर ले गए, इन्वेंट्री के अकाउंट में डाल दिए। अब हमारा लेजर हमें बताएगा कि इस वक्त गोदाम में 23 मिलियन का माल पड़ा हुआ है, किस वक्त, साल के आखिरी दिन। अच्छा, अगले दिन फिर कुछ सौदा बिक गया, अब फिर नहीं पता कि माल कितना पड़ा हुआ है, और फिर बिक गया, और फिर बिक गया, और फिर बिक गया, और फिर खरीद लिया, और फिर नहीं पता। फिर पूरा साल ये साइकिल चलता रहेगा, और साल के आखिरी दिन जाके फिर हम गोदाम में घुसेंगे, लिस्ट बनाएंगे, हिसाब लगाएंगे, अच्छा अब माल इतना पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बाकी का माल निकलने गया, अब इतना पड़ा हुआ है, तो इतने को फिर निकाल लेंगे, फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर आप इस मामले पे गौर करें तो इन्वेंट्री का हिसाब सिर्फ पीरियड एंड पे जाके हम कर रहे हैं, वगरना उसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसके बरक्स एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, वो जब जब इन्वेंट्री में तब्दीली आती है तब तब उसे रिकॉर्ड करता है। मसलन हमने गुड्स खरीदी तो परचेजेस नहीं, वो उस पर लिखेगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट, कितने से, 100 मिलियन से। अच्छा, अब उसमें से कुछ चीजें 70 मिलियन की बेच दी, तो एंट्री क्या डलेगी, रिसीवेबल डेबिट, नहीं सेल्स क्रेडिट 70 मिलियन से, तो सेल प्राइस है ना, इसकी कोई परचेज प्राइस भी तो होगी। ये 70 मिलियन का माल बेचा, ये इसकी कॉस्ट क्या थी, फर्ज करो 50 मिलियन का माल था जो, या 40 मिलियन का माल था जो 70 का बेच दिया, तो उस 40 मिलियन के माल से मैं अपनी इन्वेंट्री कम करूंगा, मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट 40 मिलियन। यानी मैंने ये कहा कि 70 मिलियन का माल बिक गया है जिसकी कॉस्ट 40 मिलियन थी, यानी 40 मिलियन वाला माल 70 में बिक गया है। तो चूंकि मैंने जब माल खरीदा तो इन्वेंट्री को डेबिट किया 100 मिलियन से, तो जब माल मेरे हाथ से निकला तो मैंने उसको क्रेडिट भी कर दिया 40 कॉस्ट से ही। खरीदा भी तो कॉस्ट में ही था ना, तो निकाला भी कॉस्ट से ही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं गोदाम में कितना माल पड़ा हुआ है, तो बता सकते हैं?
कितना 60 मिलियन का, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर साथ साथ अपडेट होगा। अब जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा इन्वेंट्री डेबिट करूंगा, जब भी मैं गुड्स बेचूंगा एक तो सेल की एंट्री डालूंगा, उसके अलावा एक इन्वेंट्री को निकालने की कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री डालूंगा। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड साथ साथ अपडेट होता चला जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परपेचुअल, साथ साथ कॉन्टिन्यूटी में अपडेट होता चला जाएगा। तो ये दो सिस्टम हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम इन्वेंट्री को साल के आखिर पे एक ही दफा रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम इन्वेंट्री को साथ साथ रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। कोई सवाल यहां तक? अब ये बेसिक सी बात आ गई, इन्वेंट्रीज क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स held for sale in the ordinary course of business, finished good, held in the process of production for such sale, work in process, or in the form of material यानी raw material, और supplies to be consumed वो consumables, in the production process or in the rendering of services। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये इन्वेंट्रीज होती हैं। बाद औकात इन्वेंट्री रास्ते में होती है तो वो भी हमारी इन्वेंट्री ही होती है, यानी हमने माल खरीद लिया है, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो गए हैं, हम उसके मालिक बन गए हैं, लेकिन माल अभी हमारे हाथ में आया नहीं है, कोई बात नहीं, वो अभी हमारा ही माल है, हमारा ही माल है रास्ते में। लेकिन अगर उस माल के रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें नहीं मिले हैं तो फिर वो हमारा माल नहीं कहलाएगा। मेजर कैसे करते हैं, यानी वैल्यू कैसे लेते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आता है, आप याद करें, हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर जब पढ़ा तो वहां हमने सीखा कि मशीनरी और एसेट्स की कॉस्ट में क्या आता है। एग्जैक्टली वही असूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। हम उसकी परचेज प्राइस लेंगे, उसके अंदर उसको लाने की कॉस्ट लेंगे, फ्रेट लेंगे, इंश्योरेंसेस लेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट लेंगे, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कन्वर्जन कॉस्ट लेंगे, यानी यहाँ तक कि वो चीज रेडी फॉर सेल हो जाए, तो वो सारे के सारे पैसे उसमें जमा किए जाएंगे। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको नहीं लेंगे, है ना। एबनॉर्मल लॉस मतलब चीजें जल गई तो उसको तो नहीं मैं डालूंगा कॉस्ट में, तो एबनॉर्मल लॉसेस को इग्नोर कर दिया जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेंगे। इसी तरह रिफंडेबल टैक्सेस नहीं लेंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस शामिल कर लेंगे। ये वही बात है, ये एग्जांपल आप खुद कीजिएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा आगे जाके आपके साथ तफसीली बात करूंगा। कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड, एबनॉर्मल लॉसेज, वेस्टेजेस, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनती क्योंकि ये उसको बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रही होती। ये जो नॉर्मल कैपेसिटी, ये भी मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं हम। ये हमने एक ये चीज नहीं पढ़ी और एक ये चीज नहीं पढ़ी, इसको इग्नोर करके अभी आगे आ गए हम। फिर यहां से आगे आपने करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, लेस कॉस्ट टू मेक सेल, ठीक है। और फिर ये है आइटम बाय आइटम बेसिस पे करना है, मैंने आपको बताया। ये चीज अभी मैंने आपको नहीं बताई, ये पैरा। और इससे आगे, यहां से आगे आपने एग्जांपल 6 से ऑनवर्ड आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ये एनआरवी किस तरह निकाल रहे हैं, फिर ये एनआरवी किस तरह निकाल रहे हैं, फिर ये एनआरवी किस तरह निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एनआरवी की एंट्री जो वर्किंग्स हैं, ये एनआरवी कैसे निकल रही है, इन सब में सिर्फ एनआरवी की वर्किंग ही करनी है कि कैसे है। इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूँ ताकि ये टॉपिक मुकम्मल हो जाए, और वो है ये एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, जो गुड्स हम खरीदते हैं वो बेचने के लिए खरीदते हैं। रॉ मटेरियल भी हम इसलिए खरीदते हैं कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में और फिर उसको बेचेंगे। आमतौर पे रॉ मटेरियल बिकता नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप फ्रूट खरीद के लाए हैं और आपने उससे फ्रूट चाट बना के बेच देनी है। ये जो फ्रूट आप खरीद के लाए हैं, ये लेट से आप एक प्राइस, लेट से आप 1000 रुपए का खरीद के लाए हैं,
वापस बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? शायद 800 का, 900 का। क्योंकि जिससे आपने खरीदा उसने तो मुनाफा रख के बेचा है ना। आपका तो फ्रूट बेचने का कारोबार नहीं है कि आप फ्रूट बेचना शुरू कर दें। आपका तो कारोबार है चाट बेचने का, आपसे तो फ्रूट कोई नहीं खरीदने आता। तो आप जब इसको बेचेंगे तो रेट टूट जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, बड़ी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप फर्नीचर बनाते हैं, मसलन आप एयर कंडीशनर बनाते हैं। आपने प्लास्टिक के बहुत सारा पीसेज इकट्ठे किए होंगे, भाई एसी पे प्लास्टिक के पीसेज लग रहे होते हैं, आपने प्लास्टिक के बहुत सारे पीसेज इकट्ठे कर लिए, ये रॉ मटेरियल है। अब अगर आप एसी नहीं बनाते तो ये जो प्लास्टिक के पीस बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? तो तोल के बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल आमतौर पे जब आप बेचने जाते हैं तो ये तो तोल के बिकता है। तो रॉ मटेरियल की एनआरवी सेलिंग प्राइस से नहीं ली जाती कि एस्टिमेटेड सेल प्राइस ले लूंगा, क्योंकि उसकी तो सेल प्राइस होती कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप बेचने जाएंगे तो आपसे बिकेगा नहीं। उसकी एनआरवी निकालने के लिए ये देखा जाता है कि अब ये दोबारा खरीदने जाए तो कितने का मिलता है। सो मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, फर्ज कर लीजिए जो मैंने खरीदा था ₹1,00,000 का, अब उसकी एनआरवी निकालनी है तो कहूंगा यार अब खरीदने जाए तो कितने का मिलता है, पता लगता है ₹2,50,000 का मिलता है। इसका मतलब है कि मेरे माल की कीमत गई नहीं है। ये अगर मैंने एक चीज ला, हम एनआरवी एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? ये देखने के लिए कि कहीं मेरी चीज की कीमत तो नहीं गिर गई, और अगर गिर गई है तो नुकसान बुक करो। अब अगर एक चीज मैंने ₹1,00,000 की खरीदी थी और आज दोबारा बाजार से खरीदने जाऊं तो 2.5 लाख की मिलती है, इसका मतलब मेरी चीज की कीमत गिरी तो नहीं होगी ना किसी भी सूरत में। तो इसका मतलब है बस। तो रॉ मटेरियल के केस में इन्वेंट्री एनआरवी बजाय सेल प्राइस से निकालने के आप परचेज प्राइस से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इस परचेज प्राइस को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अच्छा, दूसरी बात, एक बात तो ये होगी कि इन्वेंट्री के लिए आप एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी परचेज प्राइस से ले सकते हैं। दूसरी बात, ये जो रॉ मटेरियल है, फर्ज कर लीजिए कि इसकी कीमत गिर गई है। आपने एक रॉ मटेरियल ₹1,00,000 का खरीदा है और अब अगर इसको दोबारा खरीदें तो ये 70,000 का मिल जाता है, मतलब इसकी कीमत गिर गई है। लेकिन क्या मैंने रॉ मटेरियल बेचने के लिए लिया है? मैंने तो रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है। मैंने क्या करना है? मैंने तो उसकी फिनिश गुड बनानी है। तो जरा बताओ, क्या फिनिश गुड भी बनाऊं तो नुकसान हो जाएगा? मैंने कहा अच्छा, अगर मैं इस रॉ मटेरियल को जो मैंने ₹1,00,000 का खरीदा है, इससे मैं फिनिश गुड बना दूं तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड आएगी वो आएगी ₹5,00,000, और वो ₹8,00,000 की बिक जाएगी। ये जो ₹5,00,000 की फिनिश गुड तैयार होगी, इसके अंदर रॉ मटेरियल ₹1,00,000 से शामिल है कि नहीं शामिल? शामिल है। और क्या इसमें कोई नुकसान है? इसमें तो कोई नुकसान नहीं, तो 5 की 8 की बिक जाएगी। तो क्या इसका मतलब है मेरा रॉ मटेरियल ₹1,00,000 पूरा रिकवर वापस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है। हालांकि रॉ मटेरियल की कीमत गिर गई है, तो अब मैंने तो रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है, मैंने तो उसकी फिनिश गुड बना के बेचनी है। तो मैंने सोचा अच्छा, जब मैं इस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बनाऊंगा तो क्या तब मुझे नुकसान होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है रॉ मटेरियल में भी मुझे नुकसान नहीं हुआ। तो ये बात यहाँ पे सिर्फ बताई गई है। मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ दे द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड अबव कॉस्ट। अगर इन चीजों ने जिस फिनिश गुड का हिस्सा बनना है वो फिनिश गुड अगर अपनी कॉस्ट से ऊपर बिक जाएगी, इसका मतलब है इनके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे, तो फिर इनको इसमें कोई नुकसान रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ की इसकी एनआरवी कम भी निकल आ जाए। ठीक है, तो ये चीज है ये है। इसके अलावा बाकी जो है इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कल चलाएंगे। यहाँ तक आपका कुछ सवाल है तो बताइए। तो फिर रॉ मटेरियल की भी अगर गिरी है तो मसलन मिसाल के तौर पे फर्ज कर लीजिए कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ₹100 और उसकी एनआरवी है ₹90, लेकिन जो फिनिश गुड बनेगी उसकी कॉस्ट होगी ₹300 और उसकी एनआरवी होगी ₹400। तो मैं कहता हूँ अच्छा, इसका मतलब है कि जिस रॉ मटेरियल की फिनिश गुड बननी है वो फिनिश गुड तो अपनी कॉस्ट से ज्यादा बिक जाएगी। इसका मतलब है अगर इसकी फिनिश गुड में नुकसान नहीं है तो उसके रॉ मटेरियल में भी नुकसान नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन फर्ज कीजिए कि इसकी फिनिश गुड की एनआरवी ₹290 निकल आती है, इसका मतलब है ₹10 का नुकसान हो जाना है।
इधर या 10 का नहीं, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, लेट से 295, इसका मतलब है 5 रुपए का नुकसान हो जाना है। अब हालांकि रॉ मटेरियल में मुझे कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन असल नुकसान 5 रुपए से ज्यादा तो नहीं होना ना, तो फिर मैं यहाँ 5 रुपए की रिडक्शन कर लूंगा। और फर्ज करें ये 285 हो जाता है, इसका मतलब नुकसान 15 रुपए का हो जाना है, तो यहाँ रॉ मटेरियल में कितना नुकसान है 10 का, तो मैं पूरे 10 का नुकसान बुक कर लूंगा, बाकी 5 का नुकसान तो फिनिश गुड का है ना। तो इस तरह से इसको बुक कर लिया जाता है। दिस इज इट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।